हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th एंड एवरी स्टूडेंट्स जो इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने क्या किए हैं, आप पहले से भी इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब कर रखा है और देख रहे हो। थंबनेल देख करके और टॉपिक देख के ऑलरेडी आपको समझ आ चुकी होगी कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, किस टॉपिक पर एक वीडियो बनने वाली है, किस टॉपिक पर क्लियर होने वाली है। तो क्लास 10th जो भी बच्चे अपीयर कर रहे हैं 2026 के पेपर के लिए, दैट इज द 2025 एंड 26 के पेपर के लिए जो भी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो इंफॉर्मेशन हैं, आपकी बोर्ड 2 बार होनी है, जो आपके एक फरवरी में होंगी और एक आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ के बाद होंगी। वो सीबीएसई जो है वो डेट डिक्लेयर कर देंगी, बट अब तक कंफर्म्ड है कि आपकी 2 बार एग्जाम्स होनी है। चलो, क्लास 10th के लिए ऑलरेडी आप लोग के ऊपर पेरेंट्स खुद के भी ऊपर से बहुत प्रेशंस भी रहती है और आप खुद भी डिसाइड करते हो कि एनी हाउ अब तक जो भी चीजें हुई लेट इट बी। क्लास 10th में हम जी तोड़ करके मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हो ना हो हम काफी अच्छे गुड मार्क्स से हम पास करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, अगर आपको क्लास 10 बहुत अच्छे से पास करने हैं, बहुत बेटर मार्क्स से आपको लाने हैं, अपनी फील्ड को आगे जिस तरीके से आप अपनी करियर बनाना चाहते हो उस फील्ड के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी रखना आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऐसी नहीं है कि आप थोड़ी सी एग्जाम के एंड पे जा करके या फिर लास्ट के 3 मंथ्स में पढ़ाई करके बहुत कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी रखनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं वीडियो को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा और सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। सो आप लोग जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को या फिर इस वीडियो को, अपकमिंग हम पूरी सारे के सारे हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्लियर, एंड सारे पेपर्स को भी हम आगे चलकर सॉल्व करेंगे सो दैट आप अपने एग्जाम के लिए आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड कर पाओ। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज रियल नंबर क्लास 10th। फाइन, सो लेट्स बिगिन। देखो, रियल नंबर करने से पहले देखो, क्लास 10th के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, नंबर्स का नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नंबर्स की नॉलेज अगर आपके पास में कमी है ना, तो प्रॉब्लम्स क्या होता है कि आगे के चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम्स होंगे और क्वेश्चंस को समझने में दिक्कतें होंगी। तो आपको पहले नंबर्स को अच्छे से समझ लेना है कि नंबर्स होती क्या है, किस तरीके से होती है। मैं थोड़ी सी बिगिनिंग से स्टार्ट कर देता हूं कि क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी 9 पास करके 10th में आए हैं, बहुत कुछ उनको पता होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता है या जो अभी सीख रहे हैं, स्टार्टिंग से हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहली जो है वो होती है हमारी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। क्या होती है नेचुरल नंबर? तो हम 1 2 3 और आगे ये कंटिन्यू ऑन चलता चला जाता है। जितने भी आपके क्या होते हैं पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं, वो सारे कहाँ चले जाएंगे? नेचुरल नंबर्स में हो जाएंगी। n से डिनोट करते हैं। प्लीज ये वेरिएबल्स जानकर रखो कि किस वेरिएबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में या फिर क्वेश्चंस में कई बार कंडीशंस गिवन होती है दैट द नंबर बिकम्स एंड नंबर शुड बी w लाइक सो ऑन। सो आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि आंसर हमारी कौन से वैल्यूएबल में मांग रही है। नेक्स्ट जो आती है हमारी वो हो जाती है होल नंबर। व्हाट? होल नंबर। होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। ये नंबर 0 से स्टार्ट हो जाती है, फाइन, और जितने भी आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपके वो होती है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है वो z होती है, z से डिनोट करते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स ये ऑल्सो ऑन रहता है, मतलब पॉजिटिव भी रहती है, 0 भी होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होती हैं। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो क्या हो जाती है हमारी रैशनल नंबर। व्हाट? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होती है? तो रैशनल नंबर को हम रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होती है? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द P by Q फॉर्म वेयर P and Q मस्ट बी इंटीजर्स
एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशंस हैं आपके रैशनल नंबर के। नेक्स्ट आते हैं तो क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट इज आवर इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होती है, तो इसको हम I से डिनोट करते हैं। एक ऐसी नंबर जो P by Q फॉर्म नॉट बी रिटन इन द P by Q फॉर्म, नॉट बी रिटन इन दी P अपन Q फॉर्म, मतलब जो रैशनल नहीं वो चीजें आपके इरैशनल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपके वो आती है रियल नंबर। नाउ रियल नंबर क्या होती है, तो रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर जो है ये हो जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी नंबर्स। जितनी भी नंबर्स हैं हमारी, इन सभी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा कहलाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर को अगर पूरे नंबर्स को आप अच्छे से समझने हैं तो देखो आप इस तरीके से कह सकते हो, ये हमारी नेचुरल नंबर है, इसके अंदर हमारी क्या आ जाएंगी होल नंबर, इसके अंदर क्या आ जाएंगे हमारी, तो इंटीजर्स आ जाएंगी, इस पे अंदर में क्या आ जाएंगे हमारी, तो हमारी रैशनल नंबर हो जाएंगी। इरैशनल नंबर हमारी अलग से होती है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स जो है वो हमारी क्या है रियल नंबर, जिसको हम क्या से डिनोट करते हैं R से डिनोट करते हैं। आई होप आपको नंबर्स के बारे में ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी आपके। तो नेचुरल नंबर हो गई, होल नंबर हो गई, फिर इंटीजर्स हो गई, फिर रैशनल हो गई, इरैशनल, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स जो है वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। फाइन। अब आते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में आपको किन किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करने हैं। एक तो हो गई नंबर्स की नॉलेज, दूसरी जो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट करेंगी वो दो तरह के नंबर, जिसे हम कहते हैं एक प्राइम नंबर एंड वन इज द कॉम्पोजिट नंबर। देखते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट क्या होती है। तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होगा, आई होप सो। एंड कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं, चलो देखो प्राइम नंबर क्या होती है, नंबर्स दैट कैन बी डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। देखो एक ऐसी नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और वन से ही डिविजिबल होगा, मतलब उसके कॉमन फैक्टर्स जो है या फिर फैक्टर्स जो है ना सिर्फ उसके वन और अपने आप ही नंबर्स होगा। कुछ एग्जांपल्स अगर लोगे जैसे कि आप 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 13 हो गई, 17 हो गई, 23 हो गई। देखो ये ऐसे प्राइम नंबर्स है, आप 7 की निकालोगे तो क्या आएंगे आपके, सिर्फ 1 और 7 से ही डिवाइड होंगी। 11 also 1 and 7 से, 5 also 1 and 5, 3 also 1 and 3, 13 also 1 and 13, 17 also 117, 1 and 20. So these numbers are the prime numbers, ठीक है ना। composite numbers क्या होती हैं, composite numbers having factors other than 1 and itself, जिसकी फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ से और भी होते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल करें तो 4, 9, 16, 10, 12 ये सभी क्या है आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों है कंपोजिट, तो देखो 4 की अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 1, 2 एंड 4 तीन नंबर्स आ गए ना। देखो 1 और 4 के अलावा भी दूसरी नंबर्स हैं। अगर हम 9 की निकालेंगे तो 1 है, 3 है, 9 है। 16 की निकालेंगे हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है, 16 है, 8 है। देखो बहुत सारे ऐसे क्या हैं फैक्टर्स हैं जिससे क्या हो रही है ये नंबर डिविजिबल हो रही है। नेक्स्ट अगर आप उसी तरीके से 10 की निकालोगे तो 1 हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 10 हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट 12 की अगर आप निकालोगे तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 12 हो गई। सो दीज आर, देखो एक ही नंबर्स के क्या है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सो दैट ये जो नंबर्स है ये नंबर्स आपकी क्या बन जाएंगी, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। आई होप कि आप लोग को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा।
देखो बहुत ज्यादा चीजें आपको 10th में डिफिकल्ट नहीं करना है। 10th इज वेरी इजी, वेरी इजी। आप स्टार्टिंग से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रख के प्रैक्टिस करोगे, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। तो देखो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर आई होप आप लोग को समझ में आ चुके होंगे। तो प्राइम नंबर जिसके आपके क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल है। कॉम्पोजिट नंबर जिसके 1 और इटसेल्फ से और ज्यादा फैक्टर्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी था। चलो अब हम आते हैं इसके चैप्टर के टॉपिक्स पर। देखो अब इसमें जो दो चीजों का और आपको नॉलेज होना जरूरी है, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। HCF एंड LCM। अब आप क्लास 10th में जो बच्चे होंगे वो डिस्कस कर रहे होंगे, सर हमें तो इतने सारे चीजें जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने क्लास 7 8 में पढ़ रखा है। या आई न्यू दैट आप HCF LCM नंबर बहुत शुरू से आपने पढ़ रखा है, बट जब 10th में क्वेश्चंस आती है ना, उसी क्वेश्चंस को आपको LCM और SCF से सॉल्व करनी होती है, बट आप क्लासीफाई नहीं कर पाते हो कि मुझे SCF यूज करनी है या LCM यूज करनी है। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम की नंबर्स की नॉलेज होना, क्या होता है एग्जैक्टली वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक बार देख लो, जिन बच्चों को पता है ऑलरेडी वेल एंड गुड, जो बच्चे को नहीं पता है या सीख रहे हैं सीख लो। एचसीएफ क्या है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आप समझते हैं कि ये एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। देखो एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गई। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझने से पहले हम कुछ कॉमन फैक्टर्स समझते हैं कि क्या होती है, ठीक है ना। देखो जैसे कि सपोज आपके पास में कहा है कि फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 12। देखो 10 और 12 की क्या क्या फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स मतलब वो किन किन नंबर से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो 10 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से और 10 से डिविजिबल है। 12 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है एंड 12 से भी है। देखो ये क्या है, सो दीज आर द जो है ना, ये जो है ये क्या है, इसके फैक्टर्स है। ये जो है ये क्या हो गए आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। और ये भी क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गई, ठीक है ना। ये फैक्टर्स ऑफ 10 हो गई आपकी और ये फैक्टर्स ऑफ 12 हो गई। ये इन दोनों नंबर की फैक्टर्स है। अब फैक्टर्स में अगर आपको कहा जाए कि सबसे, देखो फैक्टर्स तो आ गई, अब इनके बीच में कॉमन क्या क्या है, तो देखो कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन दिख रहे हैं आपको। देखो कॉमन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, एक 2 ही कॉमन दिख रहा है ना, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। क्लियर, अगर आप बोलोगे तो यस 1 भी कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर है 1 एंड 2। फैक्टर सीखा आपने, कॉमन निकालना सीखा, अब इसमें से भी हाईएस्ट निकालो। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, तो दोनों में सबसे बड़ा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सो एचसीएफ जो है 10 एंड 12 की वो हो जाएगी आपकी 2। क्या हो जाएंगी आपकी 2 हो जाएंगी। क्यों हुआ 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में सबसे हाईएस्ट क्या थी, 2 ही थी। अब बच्चे बोलेंगे सर हमें तो इस तरीके से निकालने आता है। हाँ ठीक है, आपको इस तरीके से आता है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आपको आनी भी चाहिए। 2 3 5, और अगर आप अलग अलग सेपरेटली निकालते हो, ये तो आपकी एलसीएम निकल जाएंगी। अगर आप सेपरेटली निकालते हो एचसीएफ, तो 10 की अगर निकालोगे 2 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 12 की निकालोगे 2 6 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स। अगर आप बोलोगे 10 की 2 इंटू 5 इंटू 1 आ गई, 12 की 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गई, तो ये इसकी क्या हो गई, एचसीएफ हो गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे ये डिविजिबल होंगे। यही क्वेश्चंस जब एग्जाम्स में वेरिएबल्स के फॉर्म में आती है, आपको क्वेश्चन आता है जैसे कि आपको बोलेगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जैसे क्वेश्चन कह सकता है आपको कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी एंड ए स्क्वायर बी सी। आपको इसकी क्या करनी है,
एचसीएफ निकालनी है, उस वक्त में आपको क्या होगा, ये वाली कॉन्सेप्ट जो आपको पता है ना, ये समझ में आ जाएंगी। तो देखो अगर इसकी निकालोगे तो आपके पास a क्यूब b है, तो इसमें क्या आ जाएगी, a इंटू b। इसकी अगर आपके पास a स्क्वायर bc है तो इसमें क्या आ जाएंगी, a इंटू b इंटू c। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हाउ मेनी टाइम्स आर a, एक यहाँ है एक यहाँ है, b बस एक ही बार है, a स्क्वायर है b और c आ गई, तो इसमें हाईएस्ट कौन सी है, a स्क्वायर है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, HCF हो जाएंगी। आई बात समझ में। तो जब तक क्वेश्चंस नंबर्स के फॉर्म में होती है ना, बड़ा इजी होता है HCF निकालना, ठीक है ना। लेकिन जब वेरिएबल्स के फॉर्म में आ जाती है उस वक्त में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नो नीड टू बी कंफ्यूज, बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो HCF को। अब आते हैं कि HCF तो हो गई, LCM क्या है। तो देखो LCM जो है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होती है, पहले एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे तो चलो हम एक बार लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स देख लेते हैं। तो अगर आपको कहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 12, तो देखो जब आप इसकी निकालोगे ना तो मल्टीपल्स लिखने हैं। 10 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। अब अगर आपको 12 का बोलेगा, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीजें आपको मिल जाएंगी। तो देखो अगर आप कॉमन ढूंढोगे तो एक 60 मिल जाएंगे दोनों में कॉमन, और एक दोनों में 120 मिल जाएगा कॉमन। बट क्वेश्चंस में क्या कहा था, LCM दैट इज द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो है, जो दोनों में क्या होगा आपका कॉमन होगा। तो दोनों में जो सबसे छोटा जो कॉमन है 10 एंड 12 के बीच में, वो क्या है आपका 60, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, इसकी एलसीएम हो जाएंगी। सेम चीजें आपको क्या कर सकता है, वेरिएबल्स के फॉर्म में दे सकता है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप क्लासिफाई बहुत इजी तरीके से कर पाओगे कि क्या चीजें हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स एंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। एक एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आती हैं, आप स्टैंडर्ड की पेपर दे रहे हो या फिर आप बेसिक की पेपर दे रहे हो, दोनों में ही मोर और लेस एक एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। तो क्या है क्वेश्चंस, अभी एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है ना। एक कॉमन क्राइटेरिया क्या होती है और किस तरीके से हम निकालते हैं वो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो अब हम जो सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर्स का फैक्टर ट्री बनाना सीखेंगे। वैसे आपके बुक में फैक्टर ट्री बना के दिया हुआ भी है, जिसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहते हैं हम, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब हम करेंगे ना, उस वक्त में हमें सबसे ज्यादा चीजें ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले तो हम ठीक है डिस्कस करेंगे इस पे, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर ट्री देख लेते हैं, जो ऑलरेडी क्या करते हो आप बनाते हो। और फैक्टर ट्री, देखो फैक्टर ट्री में क्या है, किसी भी नंबर्स के आपको फैक्टर्स, जैसे कि सपोज मानो 36 एंड 12 है, ठीक है ना। तो 36 या फिर 12 है आपके, तो क्या करोगे, या फिर मानो कि यहाँ पर 4 है, तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर ट्री जब बनाओगे तो ये 36 हो गई, यहाँ 4 हाउ मेनी टाइम्स 36, 9 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, ठीक है ना। क्लियर। तो ये चीजें क्या हो गई, इसकी फैक्टर ट्री हो गई आपके, या फिर क्या हो गई, इसकी फैक्टर ट्री हो गई। अब आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो इस चैप्टर में आपको सीखने हैं वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू
HCF इंटू LCM, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है या फिर आइडेंटिटीज है, समझ सकते हो। क्लास 10th के बेसिक वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीजें ज्यादातर बेसिक में पूछी जाती हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM होती है। मतलब कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर का अगर आप क्या करोगे, HCF निकालोगे और LCM निकालोगे और उसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यूज। मतलब अगर वो दो नंबर हमारी A और B है तो A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, तो आपको इसमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग रहेगा, वो फाइंड करने को आ सकता है। इन चारों में से HCF, LCM, A एंड B, ये प्रोडक्ट ऑफ मतलब ये दो नंबर है। जैसे यहाँ ये दो नंबर थी ना, इन दो नंबर, तो ये दो नंबर में क्या है, आपको ये दो नंबर और इसकी HCF, LCM, आपको बेसिक वाले बच्चे जो हैं उनको इनमें से कोई चीजें क्या होंगे, आपका एक मिसिंग होगा, आपको फाइंड करनी होंगी, ठीक है ना। और जो स्टैंडर्ड बच्चे हैं मोस्ट प्रोबेबली उनमें वेरिएबल्स वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादातर उसमें मिलती हैं। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चंस कहा गया है कि HCF ऑफ आपको, ठीक है ना, कि 4052 एंड 12576, 4052 एंड 12576। देखो ये दो नंबर्स है, इन दो नंबर की आपको क्या करनी है, इसका सॉल्व करने। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो इसको। क्या मतलब, ये सीक्वेंस क्या कहता है कि 4052 इंटू 576 करोगे तो इसकी जो आप HCF निकालोगे एंड इसकी जो LCM होगी, ये आंसर क्या रहेंगी आपकी, सेम रहेंगी। क्लियर? आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मतलब अगर आपको कोई दो नंबर गिवन है और आपको उसकी HCF भी गिवन है तो बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, LCM कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। हम जब क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त में बहुत इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। या फिर अगर आप बोलोगे कि क्वेश्चंस, तो चलो एक क्वेश्चंस हम देख ही लेते हैं इसका। सपोज मानो कि आपके पास में एक क्वेश्चन है कि फाइंड द LCM ऑफ, ठीक है ना, फाइंड द LCM ऑफ, कोई भी नंबर को फाइंड करने का कहेगा, ठीक है ना, इफ देयर HCF इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ, या फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ तो नहीं, एंड द टू नंबर्स आर 3 एंड 6, ठीक है ना। दो नंबर जो है वो 3 एंड 6 है, इसकी HCF 3 है, आपको LCM फाइंड करनी है। तो क्या कर सकते हो, सिंपल, आपको पता है A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B। तो A इंटू बी, A है हमारी 3, B है हमारी 6, HCF हमारी कितनी आई है 3, हमें LCM फाइंड करना है। तो 3 इंटू 6 अपन 3 कर दोगे तो आपको LCM मिल जाएंगी। तो LCM क्या मिल गया आपको, 6 मिल गई। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी फैक्टर 3 और प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हैं तो हमें क्या करना है, वो चीजें समझने हैं, ठीक है ना। देखो, अब जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में होंगे तो किस तरीके से करने हैं। देखो, किसी भी एक नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है ना। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट कर सकता है। आप इसको P और Q से भी कर सकते हो। अब ये क्या है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जान रहे हो। देखो मतलब क्या है, किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहा गया है कि ये है क्या, तो ये है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस
रिमाइंडर, ठीक है ना, क्लियर। तो अब ध्यान रखने हैं कि डिविडेंड जो है आपकी वो ए है, डिवाइजर जो है बी है, क्वोशिएंट जो है क्यू है, एंड रिमाइंडर जो है आपकी वो आर है। अब देखो रिमाइंडर जो है ना, ध्यान से समझना, रिमाइंडर जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, इस डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। दैट इज रिमाइंडर जो है वो या तो जीरो होगी, मतलब रिमाइंडर जो है वो या तो जीरो होगा या तो क्या होगा आपका रिमाइंडर जो है वो छोटा होगा आपका, ठीक है ना। तो मतलब रिमाइंडर या तो जीरो से छोटा होगा या तो जीरो के बराबर होगा। ऑब्वियसली किसके, सॉरी, या तो इक्वल्स टू, या तो रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो होंगे, या तो रिमाइंडर जो है वो क्या होगा आपका बी से छोटा होगा। बी जो है वो क्या नहीं हो सकता, रिमाइंडर जो है वो बड़ा नहीं हो सकता है बी से। अगर रिमाइंडर बड़ा है तो गलत हो जाएंगी। ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी दो नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी जो हमने एक एग्जांपल ली थी, सेम एग्जांपल को हम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक जो नंबर हमने लिया था अभी, वो नंबर हमारी क्या थी, 4052 एंड 12576। ये हमारी क्या थी, नंबर थी। देखो इस नंबर को हम किस फॉर्म में, इस फॉर्म में a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा कैसे होगा, 12576 इक्वल्स टू 4052। अब देखो यहाँ पे क्या आप मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर क्या बचेंगी। तो देखो अगर आप इसको क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, तो 3 टाइम्स से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 3 टाइम्स से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, देखो अगर आपको समझ नहीं आ रही है, ये कुछ भी नहीं है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो देखो ऐसे समझ सकते हो। पहले ऐसे समझा देता हूं, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाओ। देखो 4 3 टाइम्स में करोगे, 3 2 6, 3 5 1 5 1 3 4 12, तो 0 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, 4। अब आप इसको इस तरीके से करके आप यहां पर लिख सकते हो। आ रहा समझ में, ये जो प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस चलेगा ना, यही प्रोसेस को आपको बस इस फॉर्म में लिखनी है। तो यहां पर क्या हो गया, देखो 4052 आ गई, जो कि हमारा डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट हमारी 3 हो गई, और रिमाइंडर हमारी क्या हो जाएंगी 420। आई होप समझ में आ गई होंगी। अब आप क्या करोगे, ये जो चीजें हैं देखो, ये आपकी डिविडेंड बन गई, तो इस डिविडेंड को आपको यहां लिखनी है। अब आप इस केस में डिवाइजर कौन सी बन गई, ये रिमाइंडर जो है ये डिवाइजर बन गई। अब अगेन आपको क्या करनी है, इसको सॉल्व करनी है। तो कितने से सॉल्व करोगे, तो अगर आप चेक करते हो तो 428 टाइम्स में, 3360, 9 टाइम्स में अगर करोगे, ऑब्वियसली 9 टाइम्स में काफी हद तक नियरेस्ट आ रही है, तो 9 टाइम्स में करते हैं। तो क्या आ जाएंगी, 90 92 1 8 4 9 36 37 2 15 8 9 10 7 एंड 9 7 2। देखो ध्यान दो, कभी भी मैंने जो अभी कहा आपको कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो b से छोटा होगा। देखो इससे ये छोटा ही है ना, इससे ये देखो छोटा ही है हमेशा, यस छोटा ही आएगा। अब अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400 इंटू 9 प्लस 272। अब अगेन इसको क्या करोगे, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो देखो ये 420 जो है वो यहाँ आ जाएंगी, ये 272 यहाँ आ जाएंगी। अब आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो आई होप 272 इंटू 1 हो जाएंगी 272, दैट इज 8 4। नेक्स्ट अगर आप इसमें करोगे तो चीजें आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट इसी चीज को आपको कंटिन्यूअस रिपीट करते चली जानी है। तो 272 इंटू 1 प्लस 148, नेक्स्ट 272 यहाँ आ जाएंगी, ये 148 इंटू, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करो, तो 1 बार में 148 आएंगी, अगेन सब्ट्रैक्ट करो 4 2 1, अगेन 148 आ गई। सेम चीजें आपको बस उस फॉर्म में ना करके आपको इस फॉर्म में लिखनी है, ठीक है ना। तो 148 जो है वो आपकी क्या हो गई, 1 टाइम्स में रिमाइंडर आ गई 124, फिर 148 आपने लिखा 124, आई होप इंटू 1 ही आएंगे, 124 आप करोगे 4 2 फिर 124, रिमाइंडर आपके 24 आ गई आपकी, 124 यहां लिखोगे, 24 आ गई। अब अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 6 टाइम्स ज्यादा आ जाएंगे, 5 4 2 0 5 2 10 11 12, यस आपके 4 आ गए रिमाइंडर। सो 24 इंटू 5 120 प्लस 4
नेक्स्ट करोगे आप 24, 4 6 टाइम 24, देखो क्या आ गई आपकी 24, यहाँ आ जाएंगी 4 यहाँ आ जाएंगे 6 प्लस 0, तो देखो फाइनली क्या आ गई। इस तरीके से सॉल्व करते करते जीरो आ गई ना आपको। तो ये चीजें जो है ये क्या है आपका, किसी भी दो नंबर्स को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जनरली इसको सॉल्व करने के बाद आपको आया क्या, ठीक है ना, तो देखो आपको इसको सॉल्व करने के बाद आया क्या, ये अल्टीमेटली जो है जिस नंबर से ये फाइनली डिविजिबल हुआ ये इन दोनों का एचसीएफ को शो कर दिया। इस दोनों की क्या किया, इन दोनों की नंबर्स की एचसीएफ को उसने क्या किया, निकाल कर रख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई, इसकी एचसीएफ हो गई। आई होप आप लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक चीजें समझ में आ गई। देखो ये एग्जाम्स में कोई ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आते नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से मेन जो चीजें हैं वो एक जो आपको ऑलरेडी बता दिए एचसीएफ इनटू एलसीएम वाली, वो वाली एक आएंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आगे हम जो करेंगे उसमें आएंगी। तो ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। नेक्स्ट हम जो प्रोसीड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। देखो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आती है वो अब हम करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि ओवरऑल जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो ऑलरेडी आपको कुछ अभी क्वेश्चंस मैंने करके दिखाया है, सॉल्व करके दिखाया है, ये कहती क्या है, ओवरऑल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर हम देखें तो क्या है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि every composite number can be expressed in the form of product of their prime, देखो क्या कहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगी, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। अभी हमने पहले डिस्कस किए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपको कंपोजिट नंबर अच्छे से समझाया। कंपोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में, हम किसी भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर के आपको मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम 3 2, चलो एग्जांपल ले लेते हैं 32760, 32,760। देखो ये ना एक कंपोजिट नंबर है, हमें साफ साफ दिख रहा है। कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली मोर देन 1 एंड इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर्स है, तो वो कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट तो है। अब इस कंपोजिट को हम क्या कर सकते हैं, कहा है इसे हम प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सीक्वेंस, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो हम इसका निकाल लेते हैं, तो कैलकुलेट करो 32,760 का अगर निकालोगे 21 26 23 280 28 21 290, नेक्स्ट निकालोगे 2480 2918 25 3 1 times 4 10 3 3 9 10 19 3 6 18 3 5 15 6 7 8 9 10 15 3 4 12 16 3 5 15 3 5 15, नेक्स्ट आपकी 5 से हो जाएंगी 5 9 45 5 1 5, नेक्स्ट आपकी अगर हम देखेंगे तो किससे हो जाएंगे आपके 91 हो गई, 7 1 7 7 3 21, और तो आपके कुछ नहीं होंगे ना। तो देखो 32760 को हमने क्या लिखा, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13, मतलब हमारा क्या आ गया 2 to the power cube into 3 to the power square into 5 into 7 into 13। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब क्या, ये जितने भी नंबर्स आपको मिले हैं ये सभी क्या है आपके प्राइम है ना, मीन्स 2 to the power cube 3 to the power square 5 7 and 13। यही कहा था दैट एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। ऐसी कोई भी कंपोजिट नंबर हो, ये जो है इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम में। और यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आपका चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये यही कहता है कि कंपोजिट नंबर को हम, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गए होंगे। कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइजेस में हैं, जो चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो हाँ, ये चीज तो समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का जो सेकंड थ्योरम है, टोटल 2 ही थ्योरम है इस चैप्टर में। फर्स्ट थ्योरम जो हमने पढ़ा, फैक्टर थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट वाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं अभी सेकंड थ्योरम, और वहां से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, आता ही आता है 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में, ठीक है ना। तो सेकंड जो थ्योरम है, हम उस थ्योरम को एक बार क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जो सेकंड थ्योरम है हमारा, वो थ्योरम क्या है, उसको हम एक बार क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखो, सेकंड थ्योरम को पढ़ने से लिए आपको क्या जरूरत है, क्या कहा है सेकंड थ्योरम, वो देखते हैं, ठीक है ना। सो सेकंड थ्योरम आपको कहा है कि लेट p बी द प्राइम नंबर। मानो कि आपका p जो है वो क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है, लेट p द प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अगर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, क्या कहा है कि अगर p जो है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन it also divides a। ये आपका क्या कहा है, थ्योरम कहा है क्या, कि अगर मानो कि प्राइम नंबर, आपके पास एक प्राइम नंबर है जो कि p है, तो अगर इफ p जो है वो a स्क्वायर, किसी भी एक नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है ना वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा, तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो इसको सॉल्व करना, देखो इसको सॉल्व करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क इसमें है नहीं, आपको बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही लगाने हैं। तो क्या लगेगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो हम एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। फाइन, सो देखते हैं। सो लेट दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हम किसका देखते हैं, a b एज फॉलो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन a की देखते हैं। तो देखो a जो है, कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है किसी भी कंपोजिट नंबर का, वो प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स होती हैं। तो लेट इट बी एज अ p1 p2 और इस तरीके से ऐसे बहुत सारी नंबर्स हो जाएंगे, वेयर p1 p2 and pn are prime numbers, ठीक है ना। जैसे उसी की ऑलरेडी हमने पढ़ा था, कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। सो ये चीजें हो गई। अब अगर हम a स्क्वायर की देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज p1 p2 pn। इसको एक और बार हम लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है हमारी। नाउ इसको अगर ओवरऑल अगर करोगे तो हमारी क्या आ जाएंगी, तो देखो p1 की स्क्वायर p2 की स्क्वायर, इस तरीके से अगर करेंगे तो डॉट डॉट pn की स्क्वायर आ जाएंगे। नाउ अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम में। तो अगर a की जो है प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम है तो a स्क्वायर की हो जाएगी p1 की स्क्वायर p2 की स्क्वायर डॉट 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 pn की स्क्वायर। अब हमें क्या करनी है, नाउ बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स हमें कहती क्या है, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू द बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, नाउ according to basic fundamental
बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या स्टेट करती है कि किसी भी नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम में लिख सकते हो। ओके, सो हमने देखे अभी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए एस फॉलोस। ए जो है वो p1 p2 pn, p1 p2 pn प्राइम फैक्टर्स हैं आपके। p2 जो है आपके मींस ए स्क्वायर जो है आपके हो जाएंगे p1 p2 pn, इसके ए स्क्वायर जो है p1 के स्क्वायर p2 के स्क्वायर और इस तरीके से हमने स्क्वायर। अब अगर हम देखते हैं हमें ये ऑलरेडी गिवन है। नाउ वी आर गिवन दैट, नाउ वी आर गिवन दैट, देखो आपको गिवन है ना कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, आपको गिवन है P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अकॉर्डिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर हम देखते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या फॉलो हो जाएगी, इट फॉलोज, क्या फॉलो होंगी, तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि इट फॉलोज दैट P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर, P जो है वो क्या है आपका एक प्राइम फैक्टर है, किसका, ए स्क्वायर का। देखो यहां पर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि P जो है वो क्या है आपका एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। देयरफॉर according to uniqueness property of fundamental theorem या फिर fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, fundamental theorem of arithmetic we realized that p square जो है, सॉरी we realize that, so we realize that, हमें यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखेंगे, we realize that only prime factors of a square are p1 p2 and pn, ये आपके सिर्फ क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं आपके। सो p इज वन ऑफ p1 p2 and pn। अब यहां से ऑब्जर्व करोगे तो सिंस a स्क्वायर जो है आपके या फिर a इज इक्वल्स टू p1 p2 एंड pn, a जो है वो क्या है आपके p1 p2 pn है, तो क्या हो जाएगी आपकी p डिवाइड्स a। ठीक है, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको देखो आगे के जो भी क्वेश्चंस है ना जो 3 मार्कर्स और 2 मार्कर्स में आते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। मैं ये फिर से आपको समझा देता हूं। देखो आपको क्या करनी है कि प्राइम नंबर्स p गिवन थी, अगर p डिवाइड्स करेगी a स्क्वायर को तो ये a को भी डिवाइड करेगी। तो देखो पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन a को हमने इस तरीके से ले लिया कि a की जो प्राइम फैक्टर है वो ये है, ए स्क्वायर की हो जाएंगे आपके ये वाली प्राइम फैक्टर। नाउ हमें पता है कि P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि P जो है वो एक फैक्टर्स होगा, प्राइम फैक्टर होगा आपका ए स्क्वायर का, लेकिन जो यूनिकनेस प्रॉपर्टी जो है हमारा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे कि ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर के सिर्फ प्राइम फैक्टर्स जो है वो यही होंगे,
और तो कुछ नहीं होंगी। जैसे कि किसी भी नंबर्स को अगर आप करोगे, किसी भी नंबर्स को करोगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा, P1 की, P2, P3, किसी भी, ये क्या होगा, ये आपका सभी क्या होंगे आपके, ये प्राइम फैक्टर्स। हमने कहा था अभी कि कंपोजिट नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ये वही चीजें हैं। तो हमें क्या लिख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर के सिर्फ यही आ रही हैं। सो P जो है वो क्या है आपका, A जो है, A is one of P1, P2 and P1 है। So since A जो है वो P1, P2, Pn है, तो P जो है वो क्या करेगा, A को डिवाइड करेगा। तो ये जो कुछ फैक्टर्स है जो आपके सेकेंड थ्योरम है, इसको आपको यूज करने होंगे नेक्स्ट वाले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो आपके 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स में क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आता है, तो आपको कोई भी एक प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम नंबर्स गिवन होगा जो कि आपका इररेशनल होंगे। मींस प्रूविंग करना आपको कि इररेशनल नंबर को हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चंस क्या आएंगे आगे कि प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। आपको ये प्रूविंग, देखो आपको तो पता है ये कि √2 इररेशनल नंबर है, बट इसको प्रूविंग करना आएगा, और वो प्रूविंग कैसे करेंगे वही हमें क्या करना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में सीखने हैं। बेसिक फंडामेंटल हम इसको यूज करते हुए ही क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। फाइन, चलो देखते हैं प्रूव दैट, प्रूविंग क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। प्रूव दैट √3 is an irrational। देखो जब भी आपको किसी भी प्राइम नंबर, रूट इंटर प्राइम नंबर्स को आपको इररेशनल प्रूफ करने को आएगा, तो आपको करना क्या है, हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि वो जो नंबर है वो रैशनल है। उसके बाद में हम अजम्पशंस करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और हमारी लास्ट में जो प्रेडिक्शंस है वो रॉन्ग आएगी, जो हमारी इंडिकेट करेगी कि ये नंबर क्या है आपकी इररेशनल। कैसे करते हैं वो देखो, थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है, थ्योरी पार्ट है, कह सकते हो, चीजें देख सकते हो। चलो देखो, सबसे पहले क्या करनी है आपको, करना है लेट अस अज्यूम टू द contrary that √3 is rational। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अज्यूम कर लेना है कि √3 आपके क्या है, रैशनल है, इररेशनल नहीं, इररेशनल नहीं बल्कि रैशनल है। सपोज दैट A and B, ये जो दो नंबर हैं आपके, ये क्या है आपके A and B, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज वी कैन फाइंड, सपोज वी कैन फाइंड इंटीजर्स A and B such that B not equals to 0। B क्या नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। तो इस केस में हमारी क्या हो जाएंगी, √3 को हम क्या करेंगे, A/B फॉर्म में देखेंगे। देखो हमने क्या किया, यहाँ इसको रैशनल अज्यूम किया ना, तो रैशनल को हम क्या कर सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमारी P/Q फॉर्म में क्या होनी चाहिए, ये जो है वो इक्वल्स टू 0 नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा कि √3 इज इक्वल्स टू A/B। आई होप यहां तक आपको क्लियर आउट होंगे आपको, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देते हैं सपोज A and B have common factor other than 1। इसकी क्या लेते हैं हम कि इसकी जो कॉमन फैक्टर है वो 1 से क्या है आपके ज्यादा है, then we can
डिवाइड हम क्या कर सकते हैं, अगर a और b की कॉमन फैक्टर 1 से अगर ज्यादा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं a एंड b को, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं a एंड b को एंड अज्यूम करेंगे एंड अज्यूम दैट a एंड b आर को-प्राइम। ये क्या है, को-प्राइम है। अब अगर ये को-प्राइम है तो हम क्या करेंगे, √3 इज इक्वल्स टू a बाई बी था। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, हम √3 इज इक्वल्स टू a बाई बी था तो हम ऐसे लिख सकते हैं √3b इज इक्वल्स टू a। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो लेट इट बी, चेक कर लो, तो ये हो जाएंगे आपके 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखो यहां पर आपको मिल गया ना कि a स्क्वायर जो है वो 3b स्क्वायर है, या 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गई। सो नाउ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a। ये हमारी जो लास्ट जो हमने थ्योरम सेकंड वाली पढ़ी थी उस थ्योरम से होगी कि अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a। यहां तक पहले देखो, ये एक पार्ट समझो, आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सॉल्व करने सबसे पहले क्या करना, अज्यूम करनी है कि √3 रैशनल है, फिर आपको कोई दो इंटीजर्स ले लेनी है आइदर इन द फॉर्म ऑफ a बाई b और p बाई q, ताकि b जो है वो 0 रहे, और हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद क्या करनी है, सपोज करनी है कि a और b की कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है ऑब्वियसली, तो वी कैन डिवाइड a एंड b और अज्यूम करेंगे कि a और b जो है वो को-प्राइम नंबर्स है। तो √3 को हम a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जब हमने कर दिया तो a आ गई, हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड को, तो हमें क्या मिल गई, हमें मिल गई 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब हमारी क्या हो गई, तो a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, देन a जो है वो 3 से डिविजिबल होंगी। पहले इतना आप अच्छे से समझो कि ये चीजें है क्या, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नाउ सो वी कैन राइट 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर सो वी कैन राइट 3b स्क्वायर इक्वल्स टू, सो वी कैन राइट now so we can write a is equals to 3c for some integers c। हम क्या कर रहे हैं, किसी एक इंटीजर्स को c से लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारी क्या हो जाएंगी, अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a is equals to 3c and rearranging, और हम क्या करेंगे, फिर से रीअरेंज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देख लो, अगर हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं, सो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। सो 3b स्क्वायर हमने क्या करना है, इस a की जगह पर 3c को प्लॉट कर देना है, तो हमें देखो क्या मिल गई, 9c स्क्वायर और b स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गई आपकी 3c स्क्वायर हो गई। अगेन आप यहां पे लिख सकते हो कि b जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। b स्क्वायर इज अगेन, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, then b is also divisible by 3। अगर आपकी b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो b भी हमारी क्या होंगी, डिविजिबल होंगी 3 से। अगेन ये वाली कॉन्सेप्ट कौन से है, तो जो हमने थ्योरम सॉल्व किए थे उसी वाली से है, क्लियर। नाउ अब thus आगे दिखाता हूं, thus we have both
A and B have common factor and both A and B are co-prime. But ये contradiction आई क्यों? But this contradiction has arisen. But this contradiction has arisen due to our incorrect assumptions that root 3 is rational. Therefore, we conclude that root 3 is rational, root 3 is irrational the number. देखो आपको क्या करना है, ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म पे याद रखने हैं, क्योंकि आपके ना ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली 10th के बोर्ड में आते ही हैं। थ्योरी पार्ट है, 3 मार्क्स के हैं, बहुत बच्चों को शायद चीजें समझ ना भी आ रही हो क्योंकि टोटली थ्योरी पार्ट में है। सो आपको ज्यादा इसमें चीजें एग्जैजरेट नहीं करनी है, आप इसको लिख करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो और मेमोराइज भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते ही हैं। क्या है, मैं फिर से पूरा समझा देता हूं, एक बार अच्छे से देख लो। हमने क्या प्रूफ करनी है कि रूट 3 जो है वो इरेशनल है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अज्यूम कर लेनी है कि रूट 3 हमारी रैशनल होगी। तो किसी भी रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख लेंगे, क्यू हमारी नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि a और b की कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा है एंड अज्यूम करेंगे कि a और b क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। तो रूट 3 को हम a बाई बी फॉर्म में लिखें, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो रूट 3 की स्क्वायर सिंगल 3 बी स्क्वायर इक्वल्स टू a। नाउ a स्क्वायर अगर डिविजिबल है 3 से तो a भी डिविजिबल है 3 से। ये किससे होंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं बाय थ्योरम 2। मैंने आपको ये समझने के लिए लिख दिया, ठीक है ना, जो हमने थ्योरम 2 सॉल्व किया था इससे पहले उस वाले के अकॉर्डिंग। नाउ अगेन हम राइट कर सकते हैं a इज इक्वल्स टू 3c, अगर हमने कोई दूसरा इंटीजर्स हमने क्या किया, c लिया तो, ठीक है ना। सो हम अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे a की वैल्यू 3c और रीअरेंज करेंगे। तो देखो हमने a के जगह पर 3c प्लॉट किया और इसको रीअरेंज किए, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9, b स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन सेम b स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो b भी जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे। सेम अगेन कौन से कॉन्सेप्ट से, तो हम कह सकते हैं बाय थ्योरम 2 से। अब हम क्या करेंगे, सो वी कैन बोथ a एंड b हैव कॉमन फैक्टर। हमने क्या देखा कि दोनों का, यहाँ पे देखो a और b ये दोनों का ही क्या हो गया आपका, यहाँ देखो a और b दोनों के ही कॉमन फैक्टर क्या हो गए आपके, 1 से ज्यादा हो गए, और बोथ a और b क्या है आपके, को-प्राइम है यहाँ पर। तो ये आया ही क्यों ऐसा, इसलिए आया ना, देखो ये हमारी कंडीशन ही इसलिए आई क्योंकि हमने रूट 3 को रैशनल ट्रीट किया था, इसीलिए आया। तो हम वही लिखा कि दिस कॉन्ट्रैक्शन हराइजन क्यों हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशंस ही इनकरेक्ट लिया था कि रूट 3 क्या है, रैशनल है। सो देयरफॉर वी कंक्लूड कि रूट 3 जो है वो क्या है, इरैशनल नंबर है। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसके दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखते हैं। ये तो एक छोटे से क्वेश्चंस हो गए जिसमें रूट 3 रूट 2 इसको रख के सॉल्व करने को आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट देखते हैं, फाइन। सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरैशनल। तो देखो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ती है, अगेन हम सबसे पहले ये ट्रीट कर लेते हैं कि हमारी ये जो नंबर है ये क्या होंगी, रैशनल होंगी। सो लेट अस अज्यूम to the contrary that 5 minus root 3 is रैशनल। सबसे पहले हमने ट्रीट किया कि हमारी 5 माइनस रूट 3 जो है वो क्या है, रैशनल है, ठीक है ना। सच दैट नाउ लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट 5 माइनस रूट 3 रैशनल, सच दैट, या फिर लेट a एंड b आर इंटीजर्स आप कर सकते हो, या फिर सच दैट करके लिख सकते हो। सच दैट a एंड b आर
co-prime where b not equals to 0 such that 5 minus root 3 could be written as a by b form. नेक्स्ट हम इसको अगर रूट 3 एक साइड करते हैं क्योंकि उसमें हमें दिख रहा है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है, सो 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, रूट 3 आ जाएगी। देखो आप अगर इधर करोगे a माइनस बी रूट 3 उधर चली जाएंगी, आपकी ये हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं, ठीक है ना, रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट, रीअरेंज अगर हम करते हैं इक्वेशंस को तो हमें क्या मिल जाएंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं, या फिर आप रीअरेंज करने से पहले आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पहले आप सॉल्व कर लो फिर रीअरेंज करना। तो देखो अगर आप पहले सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएंगे आपको, 5b माइनस ए इज इक्वल्स टू रूट 3 मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आपने बहुत इसी तरीके से अगर आपने सॉल्व किया इसको तो आपको क्या मिल गई, 5b माइनस ए इज इक्वल्स टू रूट 3। अब यहाँ पर अगर देखो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स हैव अराइजन, ये हुई क्यों, देखो तो आपकी जो लेफ्ट साइड में है वो क्या हो गई, आपकी रैशनल में दिख रही है सब कुछ, राइट साइड में क्या दिख रही है आपको, इरैशनल में दिख रहा है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को अब हम करें क्या, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये कंडीशन अराइज ही क्यों हुआ, ये क्वेश्चन ही अराइज इसलिए हुए क्योंकि हमने क्या किया है, 5 माइनस रूट 3 को रैशनल में ट्रीट किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंस a and b आर इंटीजर्स, हमारी a और b जो थी वो क्या थी, इंटीजर्स थी, ठीक है ना। तो वी गेट, अगर हमारी a और b इंटीजर्स थी तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि 5 माइनस a बाई बी इज रैशनल। तो हमारी रूट 3 भी क्या हो जाएंगे, रैशनल, क्योंकि देखो ना इक्वेट क्या इंडिकेट करती है कि दोनों तरफ इक्वल होगा। तो अगर हमारी ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होंगी। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, this contradicts the fact that रूट 3 क्या है हमारी, इरेशनल है। तो ऐसा रीजन हुआ क्यों, हमें सबसे पहले मिली कि दोनों तरफ रैशनल है, बट ये कॉन्ट्रडिक्ट तो है कि रूट 3 हमारी क्या होती है, इरेशनल है। तो ये क्वेश्चन ही अराइज क्यों हुआ, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, this contradiction has arisen due to our incorrect assumptions that root 3 is rational। हमने क्या ट्रीट किया कि नॉट रूट 3, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। हमने इनकरेक्ट एजम्पशन ही लिया था कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो क्या है, रैशनल है। सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। 5 माइनस रूट 3 क्या है आपके, इरेशनल है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो है 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स में आते हैं, आपके मस्ट है, आते ही हैं, चाहे आप बेसिक के दे रहे हो या स्टैंडर्ड के दे रहे हो। बेसिक वाले में तो डायरेक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करने हैं, इसको बहुत अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट आपकी चीजें दिमाग में हो जाए। एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से लिखने हैं सो दैट आपको क्या कर सके, मार्क्स इसमें कटने के चांसेस बहुत कम हो। चैप्टर नंबर 1 से आपको 1 मार्कर्स के एमसीक्यूज में क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो आपको 2 मार्कर्स में मिल सकता, और एक आपको ये प्रूविंग वाले आएंगे। एक एचसीएफ एलसीएम वाले से आ जाती हैं और एक प्रूविंग से आ जाती हैं। तो ओवरऑल इस पूरी वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज जो रियल नंबर है क्लास 10 का, वो हमने पूरी तरीके से क्या की है, डिस्कस की है। चाहे वो आपके नंबर्स की नॉलेज हो जाए, या फिर आपके प्राइम कंपोजिट हो जाए, एचसीएफ एलसीएम हो जाए, या फिर आपके जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गई, और नेक्स्ट
जो हमने देखा प्रूविंग वाली पार्ट। तो ये चीजें क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, खासकर जो बेसिक और स्टैंडर्ड के दोनों ही बच्चे हैं। देखो चैप्टर नंबर 1 बहुत इजी है, 4 मार्क्स टू 5 मार्क्स कंटेन करती है, जो आपको बहुत इजी तरीके से आप लेकर आ सकते हो। मार्क्स इसमें गैदर करना कोई डिफिकल्ट टास्क इसमें है नहीं, तो सबसे अच्छे तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जी, इस वीडियो में पूरी तरीके से इंट्रोडक्शंस पूरी हो गई। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसके एक्सरसाइजेस, जो एनसीईआरटी के आपको एक्सरसाइजेस हैं, उस एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप तब तक प्रैक्टिस करते रहो। जो बच्चे जिनको वीडियोस पसंद आ रही हो, जिनको समझ आ रहा हो, प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपकमिंग वीडियोस को जरूर चेक करोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो होंगी वो हमारी क्या पे होंगी, इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं उस एक्सरसाइजेस पे नेक्स्ट आपकी वीडियोस होंगी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।